अस्सलाम वालेकुम। तो इस लैब में जो है हम टाइमर्स को देखेंगे। तो पिक में बेसिकली 3 टाइमर्स हैं, 2 8 बिट के टाइमर्स हैं और एक 16 बिट का टाइमर है। तो टाइमर्स बेसिकली क्या करते हैं, टाइमर्स जिस तरह हम लास्ट लैब्स में जो है ना टाइमर्स टाइम डिलेज जनरेट करते रहे हैं यूजिंग नेस्टेड लूप्स या लूप्स, सिंपल लूप्स के ज़रिए हम टाइम डिलेज जनरेट करते थे, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को हम वेस्ट करते थे। तो उसके बाद जो है वो हमें एक स्पेसिफिक डिले मिलता था जो हम कैलकुलेट करते थे उन इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को काउंट करके। तो इसमें बेसिकली सेम ही करना है, समझ लें कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है डिलेज वगैरह जनरेट करने के लिए पिक का अपना। तो टाइमर्स बेसिकली हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज हम इसको काउंटर यूज़ कर सकते हैं या एज अ टाइमर। अब टाइमर एज अ टाइमर यूज़ करना है या एज अ काउंटर यूज़ करना है, इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर आपने इसको एज अ काउंटर यूज़ करना है तो उसमें क्या होगा कि आपने लेट्स सपोज कोई एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड की हुई है पिक को, इसकी एक स्पेसिफिक पिन होती है जिस पे आप वो एक्सटर्नल क्लॉक को ही इंसर्ट करते हैं। तो उस क्लॉक की जो राइजिंग या फॉलिंग एज होते हैं उसको वो काउंट करता है। मतलब अगर आपने सेट किया हुआ है राइजिंग एज पे तो वो उस राइजिंग एज पे काउंट करेगा या फॉलिंग एज पे काउंट करेगा। बेसिकली ये काउंट क्या करता है, इसमें एक टाइमर का ना अपना एक रजिस्टर होता है। जब वो उस स्पेसिफिक पिन के ऊपर राइजिंग या फॉलिंग एज आएगा तो वो जो काउंट करेगा वो उस टाइमर के रजिस्टर में स्टोर होती जाएगी वैल्यू। मतलब अगर उसने एक राइजिंग एज आया, लेट्स सपोज आपने जो सेटिंग की थी वो एक राइजिंग एज पे की थी, तो अब वो एक जैसे ही उस एक्सटर्नल क्लॉक को कोई राइजिंग एज आएगा तो वो उसको काउंट कर लेगा और उस रजिस्टर में वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब उस रजिस्टर में 1 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट राइजिंग एज आएगा तो 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट राइजिंग एज आएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह वो उस टाइमर के जो रजिस्टर में है ना वो काउंट्स स्टोर होते जाते हैं। अब अगर लेट्स सपोज आपका टाइमर 8 बिट का है तो वो मैक्सिमम 256 तक काउंट करेगा और उसके बाद जो है वो रोल बैक कर जाएगा 0 पे, क्योंकि उसकी जो रजिस्टर की मैक्सिमम लिमिट है वो 0 से लेके 256 तक है, या 0000 बाइनरी में कर लें या हैक्स में कर लें 00 से FF तक। फिर क्या होगा कि अगर आपने इसका टाइमर का इंटरप्ट एनेबल किया हुआ है तो क्या होगा कि टाइमर का इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाएगा और जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चला जाएगा अगर आपने टाइमर का जो है वो इंटरप्ट एनेबल किया हुआ है। तो ये बेसिकली काउंटर था कि काउंटर में जो है वो एक्सटर्नल क्लॉक को काउंट करता है, बजाय इसके कि जो कंट्रोलर की अपनी इंटरनल ऑसिलेटर है या क्लॉक है। इसमें आपने इसको मिक्स नहीं करना कि जो अगर आपने पिक 16 है जो 16F877 है, इसमें हम एक इसका इंटरनल ऑसिलेटर नहीं होता तो हम एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर या वो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो साथ लगाते हैं। तो वो बेसिकली इसकी इंटरनल क्लॉक ही होगी। एक्सटर्नल क्लॉक एक और स्पेसिफिक पिन्स हैं जहाँ पे वो एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई होती है और फिर वो वहाँ से टाइमर जो है उसको काउंट करता है। तो इसको आपने मिक्स नहीं करना कि जो हम ऑसिलेटर लगाते हैं वो बेसिकली इसकी इंटरनल क्लॉक ही होती है। तो अगर हम उस ऑसिलेटर की पिक्स पे हम इसको काउंट करवाएंगे तो हम ये एज ए टाइमर यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको एक्सटर्नल क्लॉक की टिक्स पे अगर हम इसको काउंट करवाएंगे तो एज ए काउंटर। तो टाइमर्स में बस यही है कि सेम वही रजिस्टर होता है टाइमर का, सेम रजिस्टर्स यूज़ होंगे, लेकिन इसमें जो है वो काउंट किस बेस पे होगा, जो इंटरनल क्लॉक होगी, जो CPU की क्लॉक है उसके ऊपर काउंट करेगा। तो ये टाइमर और काउंटर में थोड़ा सा बेसिक जो है वो डिफरेंस था। उसके बाद जो पिक 16 में जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि बेसिकली 3 टाइमर्स हैं। तो पहला जो है वो टाइमर 0 है, ये 8 बिट का टाइमर है। इसमें अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने ये T0C की आई पोर्ट A की पिन नंबर 4 है, ये इसकी एक्सटर्नल ऑसिलेटर की पिन है। यहाँ पे आप कोई भी एक्सटर्नल PWM या स्क्वायर वेव या कोई भी यहाँ पे जो है आप ऑसिलेटिंग सिग्नल जो है वो इंसर्ट करें तो ये उसको राइजिंग या फॉलिंग एज पे जो है उसको काउंट करेगा। तो ये अब यहाँ पे आप इस बिट पे आप सिलेक्ट इस बिट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको एनेबल किया है एज ए काउंटर तो फिर आपको यहाँ पे
वेव जो है इंसर्ट करनी पड़ेगी या सिग्नल देना पड़ेगा इस T0CKI पिन पे। अगर आपने एज ए टाइमर इसको यूज़ करना है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली क्लॉक को एज ए ऑसिलेटर समझेगा और उसी पे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह ये 3 बिट प्री स्केलर है। अब प्री स्केलर क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने इसको इंटरनल क्लॉक के ऊपर जो है ना वो सेट कर दिया, आपने एज अ टाइमर सेलेक्ट कर लिया। ये बेसिकली आपने इसका जो रजिस्टर है वो है ऑप्शन रजिस्टर, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। ये जो इसकी बिट है T0CS, बल्कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये देखें ये जो ऑप्शन रजिस्टर है यहाँ पे जो इसकी पिन्स हैं T0CS, T0SC, ये जो है इसकी टाइमर 0 की कंट्रोल बिट्स हैं। अब जो T0CS है ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि एज ए काउंटर है या एज ए टाइमर है। उसके बाद जो T0SC था, अगर आपने एज ए काउंटर यूज़ किया है तो फिर आपने यहाँ से राइजिंग या फॉलिंग एज सेलेक्ट करना है। उसके बाद बाकी जो ये नेक्स्ट 3 बिट्स थी ये इसकी प्री स्केलर की बिट्स थी। अब मैं प्री स्केलर का आपको बता रहा था कि प्री स्केलर बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने जो है टाइमर को एज ए टाइमर सेलेक्ट कर लिया, टाइमर को एज ए टाइमर, तो उसमें क्या होगा कि अब जो हमारे CPU की फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर से प्रोवाइड कर रहे हैं हम CPU को, जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको रन करने के लिए। तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि जो अगर आपकी क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज़ है तो जो CPU को फीड होती है वो डिवाइडेड बाय 4 होके CPU को फीड होती है, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज़ CPU को फीड होती है, तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है। इसी तरह टाइमर को भी वही फीड होगी 1 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर अब लेट सपोज 1 मेगाहर्ट्ज़ आप टाइमर को फीड कर रहे हैं तो टाइमर अब उस 1 मेगाहर्ट्ज़ को हर एक साइकिल के बाद एक इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, हर एक टिक के बाद या हर एक साइकिल के बाद वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा। अब लेट सपोज फ्रीक्वेंसी जो है आपकी है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ और आपने प्री स्केलर जो चूज़ किया है वो है 1:2 का, मतलब आपकी PS0 से PS2 की जो बिट्स हैं वो 000 हैं। तो उसमें केस में क्या होगा कि बजाय इसके कि हर एक टिक के ऊपर वो काउंट करे, वो हर 2 साइकिल्स के बाद एक काउंट करेगा टाइमर जो है। तो ये बेसिकली प्री स्केलर यही होता है कि टाइमर को जो फ्रीक्वेंसी फीड हो रही है वो और ज़्यादा डिवाइड हो रही है। अगर लेट सपोज पीछे से फ्रीक्वेंसी CPU की जो फ्रीक्वेंसी फीड हो रही थी वो 1 मेगाहर्ट्ज़ थी, तो जो टाइमर को फीड होगी अगर आपने प्री स्केलर सेट किया हुआ है 000 पे तो वो होगी बेसिकली 1 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 0.5 मेगाहर्ट्ज़। तो इसी तरह अगर आपने PS2 से PS0 की बिट्स को 001 सेट किया हुआ है तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी जो मेन फ्रीक्वेंसी टाइमर को फीड हो रही है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। तो ये लास्ट में लेक्चर के मैं आपको और प्रॉपरली जो है वो समझा दूंगा। तो ये जो रजिस्टर है बेसिकली टाइमर 0 के, जिसमें टाइमर 0 का पहले ये इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है। अगर आपने टाइमर 0 का इंटरप्ट एनेबल किया हुआ है तो उसमें आपको ये ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल की पिन को सेट करना पड़ेगा। ये प्रेफरल इंटरप्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 0 ही रहने दें। उसके बाद ये टाइमर 0 इंटरप्ट एनेबल है, इसको भी आपने हाई करना है, क्योंकि पहले ग्लोबल इंटरप्ट की पिन को हाई करना है, ये तो लाजमी है अगर आपने कोई भी इंटरप्ट यूज़ करना है। उसके बाद आपने सेपरेटली हर इंटरप्ट को एनेबल करना होता है। अगर टाइमर का इंटरप्ट है तो उसको आपने सेपरेटली एनेबल करना है, या आपने वो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट है तो उसको भी आपको सेपरेटली एनेबल करना पड़ता है। उसके बाद ये टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग है, ये बिट सेकंड बिट पे है, बिट 2 पे इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर की। इसी तरह ऑप्शन रजिस्टर है, इसमें थोड़ा सा जो है वो बिट्स हैं, कंट्रोल बिट्स हैं टाइमर की, जो मैंने आपको बताया था T0CS है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि एज ए टाइमर है या एज ए काउंटर है। यहाँ से आपने एज सेलेक्ट करना है, अगर आपने एज ए काउंटर सेट किया है तो आपने यहाँ से एज सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो 3 बिट्स हैं PS0 से PS2 तक, ये जो है प्री स्केलर बिट्स हैं। ये PS4 जो है मुझे याद नहीं है, आप डाटा शीट से देख लें, बल्कि देख लेते हैं डाटा शीट से।
ये जो PSA है बेसिकली ये वॉच डॉग टाइमर से रिलेटेड है, तो ये हम इसको नहीं देखेंगे। वॉच डॉग टाइमर हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ टाइमर 0 को देखेंगे, तो इसको हम 0 रहने देंगे। तो ये सारा मैंने डाटा शीट से उठाया। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप डाटा शीट से भी जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद है टाइमर 1। जो टाइमर 0 था वो बेसिकली 8 बिट का था। वो काउंट करता था 00 से। उसका जो काउंटर रजिस्टर है उसमें बेसिकली आप 00 से लेके 255 तक जो है या FF तक काउंट कर सकते हैं। उसके बाद वो रजिस्टर रोल बैक कर जाता है। इसी तरह टाइमर 1 है, ये 16 बिट का टाइमर है। अब इसमें जो इसकी जो लिमिट है काउंट की वो 000 से लेके FF तक है। मतलब 0 से लेके ये 65536 तक काउंट करता है। ये मैंने डेसिमल में बताया, या हेक्स में आप 0000 से लेके FF तक। तो इसमें बेसिकली आपको अब जो रजिस्टर्स होते हैं वो 8 बिट्स के ही होते हैं मेमोरी में, बैंक्स में। तो बेसिकली इसमें फिर हमने जो काउंटर रजिस्टर है वो 16 बिट का होना चाहिए। जैसे उसका काउंटर रजिस्टर था 8 बिट का था, तो टाइमर 1 का काउंटर रजिस्टर जो है वो 16 बिट का होना चाहिए। तो उसके लिए हमें 2 रजिस्टर मिल गए, एक हाई बाइट के लिए TMR1H और एक लो बाइट के लिए TMR1L। TMR1H में जो है हायर 8 बिट्स आ जाएंगे और TMR1L में जो है वो लोअर 8 बिट्स आ जाएंगे। अब इसी तरह ये जो T1CKI ये वही पिन है जहाँ पे आप एक्सटर्नल क्लॉक जो है वो इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एज ए टाइमर है या एज ए काउंटर है। इसमें जो है एक डिफरेंस ये है कि इसमें 2 बिट का प्री स्केलर है। मतलब आप मैक्सिमम 8 से डिवाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। टाइमर को जो फ्रीक्वेंसी फीड हो रही है उसको आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसमें जो रजिस्टर्स हैं जिसमें इसके जो हैं फ्लैग्स हैं और इसका जो कंट्रोल वगैरह है वो है, एक इंटरप्ट कंट्रोल है, एक PIR1 रजिस्टर और एक PIE1 रजिस्टर। ये आप डाटा शीट से भी देख सकते हैं। तो ये टोटल जो हैं वो रजिस्टर्स हैं जो टाइमर 1 की सेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें एक इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है। इसमें आपको ये जो वाइट ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली बिट्स जो हैं वो टाइमर 1 के लिए यूज़ होती हैं। एक ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल की पिन है, ये आप प्रेफरल इंटरप्ट 0 ही रहने दें। उसके बाद जो है वो ये PIE1 रजिस्टर है, इसमें टाइमर 1 का इंटरप्ट इनेबल बिट है। इसको आप 1 करेंगे तो ही इसका जो है वो इंटरप्ट इनेबल होगा। उसके बाद PIR1 रजिस्टर में इसका टाइमर का फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग। उसके बाद ये TMR1H और TMR1L जो है इसके काउंटर रजिस्टर्स हैं, जिसमें जो है वो काउंट की वैल्यू आती है। उसके बाद ये टाइमर 1 का कंट्रोल रजिस्टर है। ये सारी बिट्स जो हैं इसकी कंट्रोल बिट्स हैं। तो ये मैं आपको डाटा शीट से देख के बता देता हूँ कि हर बिट की क्या सेटिंग है। ये टाइमर 1 का जो है टाइमर 1 कंट्रोल रजिस्टर है। इसमें जो बिट 7 और 6 है ये अनइम्प्लीमेंटेड है, इसको आपने 0 ही रहने देना है। जो 5th और 4th बिट है ये बेसिकली प्री स्केलर्स हैं। ये T1C के PS1 और T1C के PS0 ये प्री स्केलर बिट्स हैं। इसमें 2 बिट का प्री स्केलर है, तो मैक्सिमम 8 तक जो है आप इसको फ्रीक्वेंसी को स्केल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये टाइमर 1 का ऑसिलेटर इनेबल कंट्रोल बिट है, तो इसको आपने 0 ही रहने देना है। ये जो है हम जब हम PWM पढ़ेंगे मोटर कंट्रोल तो उसमें मैं आपको ऑसिलेटर का बताऊंगा। उसके बाद जो है ये टाइमर 1 का जो है वो ये एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको एक्सटर्नल क्लॉक को सिंक करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए ये यूज़ होती है। लेकिन हम जो है क्योंकि इंटरनल क्लॉक यूज़ कर रहे हैं या इंटरनल ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको भी 0 ही रहने देंगे। उसके बाद बिट 1 है जो कि टाइमर 1 की जो है वो सिलेक्शन बिट है, जिसमें अगर आपने इसको एज ए काउंटर यूज़ करना है या एज ए टाइमर यूज़ करना है। और बिट 0 जो है बेसिकली जो है वो समझ लें कि ये जो है इसका कंट्रोल है ऑन या ऑफ। टाइमर 1 ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, तो ये इसका ऑन ऑफ कंट्रोल है टाइमर 1 का। तो ये टाइमर 1 का जो है वो कंट्रोल रजिस्टर था। तो ये सारे जो रजिस्टर्स हैं बेसिकली टाइमर 1 में यूज़ हो रहे हैं। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं।
इस तरह ये टाइमर 2 का रजिस्टर है, इसमें ये आपने टाइमर 2 का रजिस्टर ख़ुद जो है वो डाटा शीट से रीड आउट करना है और इसको आपने ख़ुद जो है वो देखना है कि ये किस तरह जो है वो कंट्रोल होता है। इसका ये T2 कंट्रोल जो है ये रजिस्टर, इसमें इसकी कंट्रोल सेटिंग्स हैं। उसके बाद ये इसका 8 बिट का होल्डिंग रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर है, ये सारा मैंने ये सेम ही है, बस आपने इसको खुद ही रीड आउट करना है टाइमर 2 को। ये 8 बिट काउंटर है जिस तरह टाइमर 0 था। अभी इसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो करा देता हूँ असेंबली में। तो ये एक मैंने एग्जांपल की है जिसमें पोर्ट बी की बिट 0 को जो है वो मैंने हाफ सेकंड की डिले के साथ जो है वो टॉगल करवाया है पोर्ट बी की बिट 0 को। तो बेसिकली मैंने हाफ अ सेकंड का डिले जनरेट किया है यूजिंग टाइमर। तो ये सबसे पहले मैंने इक्वेट सेक्शन में जो सारे रजिस्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो ये अपने डाटा शीट से इनकी लोकेशन जो है वो मेमोरी में देख लेनी है। ये देखिए यहाँ पे इसकी सारी लोकेशन जो है वो लिखी हुई है। जैसे जो है इंटरप्ट कंट्रोल है, ये चारों बैंक्स में एक एक रजिस्टर है, 0BH 8BH, आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। मैंने आई थिंक 10BH लिखा हुआ है, मैंने 10H लिखा हुआ है। सॉरी ये टाइमर 2 का है, आप टाइमर 1 के लिए जो है आप यहाँ से देख लें। ये है टाइमर 1 का कंट्रोल रजिस्टर 10H, तो मैंने यही 10H लिखा हुआ है। तो आपने ये सारे यहीं से देख लेने हैं जो जो रजिस्टर्स जो हैं वो टाइमर 1 के कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद ये प्रोसेसर सेक्शन है, यहाँ से आपका जो है मेन कोड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपने पोर्ट बी की बिट 0 को मैंने एज एन आउटपुट डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद जो टाइमर 1 का कंट्रोल रजिस्टर है उसमें मैंने 48 इंसर्ट किया है, यानी कि इसमें मैंने प्री स्केलर जो है वो 8 चूज़ किया है। प्री स्केलर मैंने यहाँ पे 8 चूज़ किया था। अब मैंने हाफ अ सेकंड का जो है बेसिकली वो डिले जनरेट करवाना है। तो मुझे क्या करना होगा कि उसके लिए सबसे पहले मुझे काउंटर की जो बेसिकली वो जो काउंटर रजिस्टर है उसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है। तो वो किस तरह हमें एवेल्यूएट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मुझे याद नहीं रही लेक्चर में बतानी। ये देखें, लेट्स सपोज आपने हाफ अ सेकंड का डिले जनरेट करना है यूजिंग टाइमर 1 जो कि 16 बिट टाइमर है। अब आपको पता है कि हमारी जो ऑसिलेटर है वो है 4 मेगाहर्ट्ज़ का, और CPU को फ्रीक्वेंसी जो फीड होती है वो f ऑसिलेटर डिवाइड बाई 4 यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़ हो रही है। इसका मतलब है हमारी जो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल थी वो बेसिकली 1 माइक्रोसेकंड की थी। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हमें 0.5 सेकंड का डिले जनरेट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो हमें अगर 0.5 सेकंड का डिले जनरेट करवाना है तो हमें कितनी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं वो वेस्ट करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमें 5 लाख इंस्ट्रक्शन साइकिल्स जो है वो वेस्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो 1 माइक्रो सेकंड की है। तो 5 सेकंड की डिले के लिए हमें 5 लाख इंस्ट्रक्शन साइकिल्स जो है वो वेस्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन हमारा जो काउंटर है वो तो 65536 तक जाता है, 00 से लेके 65,536 तक। तो 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो है वो प्री स्केलर यूज़ करेंगे। मतलब जो हमारा टाइमर को वो काउंट करेगा वो 8 साइकिल्स के बाद 1 काउंट करेगा। अगर हम प्री स्केलर 1 रखेंगे तो वो हर एक क्लॉक साइकिल्स के बाद 1 इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब 1 माइक्रो सेकंड के बाद वो 1 काउंट करेगा। बजाय इसके हम क्या करेंगे, हम 8 का प्री स्केलर यूज़ करेंगे जिसमें वो 8 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बाद 1 काउंट करेगा। तो उसके लिए हमने प्री स्केलर की सेटिंग कर ली 8। तो इसका मतलब है पहले जो हमारी टाइमर की फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1 मेगाहर्ट्ज़। तो जब हमने प्री स्केलर 8 यूज़ किया
क्योंकि प्री स्केलर नहीं होगा तो डायरेक्टली जो CPU की फ्रीक्वेंसी है वो टाइमर की फीड हो जाएगी। अगर हम प्री स्केलर यूज़ करेंगे तो CPU की फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 से डिवाइड होके टाइमर की फीड होगी, तो टाइमर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 125 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, उसके बाद अब 8 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बाद हमारा टाइमर 1 काउंट करेगा या 1 टिक होगी टाइमर की। तो एक टिक के लिए हम 8 माइक्रोसेकंड जो है वो रिक्वायर्ड होंगे एक टिक के लिए, क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 माइक्रोसेकंड की थी, तो हम जो है वो 8 इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए हमें 8 माइक्रोसेकंड्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हमने प्री स्केलर जो है वो 8 रखा है। अच्छा, अब हमें हमारी जो एक टिक है वो बेसिकली 8 माइक्रोसेकंड की है, तो अगर हमें 0.5 सेकंड का डिले चाहिए तो हमें कितनी काउंटर की टिक्स जो है वो रिक्वायर्ड है, कि काउंटर कितना काउंट करे तो हमारा 0.5 सेकंड जो है वो लैप्स हो जाएगा, टाइम लैप्स हो जाएगा। तो बेसिकली वो हम निकालेंगे 0.5 सेकंड डिवाइडेड बाय 8 माइक्रोसेकंड, तो हमें 62500 काउंट टिक्स चाहिए काउंटर की। तो हम जो काउंटर के रजिस्टर में वैल्यू लोड करेंगे वो हम मैक्सिमम FFFF माइनस 62500, तो जब हम ये वैल्यू 3036 हम उसमें काउंटर के उस रजिस्टर में हम इंसर्ट कर देंगे तो काउंटर उससे आगे काउंट करना शुरू कर देगा, और जब 65536 तक पहुंचेगा तो हमारी 62500 काउंट्स हो चुकी होंगी। हमें ये 3036 वैल्यू बेसिकली है उस काउंटर रजिस्टर में, या टाइमर 0 का टाइमर 1 की जो TMR1H और TMR1L जो थे टाइमर काउंट रजिस्टर थे, उसमें ये वैल्यू हम लोड कर देंगे। तो उसके बाद टाइमर वहाँ से आगे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये मैक्सिमम तक काउंट कर लेगा 65536 तक, तो हमारी 62500 काउंट्स जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो उतनी देर में हमारा 0.5 सेकंड का डिले जो है वो टाइम डिले हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम जो टाइमर्स के रजिस्टर में जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे, लोड करेंगे, वो इस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। अब आपने खुद देखना है कि आपको कितना डिले चाहिए, आपकी जो है वो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये आपने खुद इसी सेम प्रोसीजर से आपने कैलकुलेट करना है। आपने खुद अपना प्री स्केलर चूज़ करना है कि जो काउंट्स हैं वो टाइमर की वैल्यू के अंदर जो है वो टाइमर की मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आ जाएं। तो ये आपने उस हिसाब से खुद ही प्री स्केलर सेट करना है। तो मैं बता रहा था आपको, ये दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ था मेन प्रोग्राम, जहाँ से मैंने टाइमर के पोर्ट बी को जो है वो मैंने एज एन आउटपुट पोर्ट बी की पिन नंबर 0 को एज एन आउटपुट सेट कर दिया है। ये बैंक सेल बेसिकली डायरेक्टिव है बैंक स्विचिंग के लिए। तो उसके बाद ये टाइमर कंट्रोल रजिस्टर में मैंने D48 जो प्री स्केलर मैंने 8 रखा था, तो उसके लिए मैंने ये D48 जो है मैंने यहाँ पे कर दिया कि 4th और 5th बिट जो है उसकी T1 कंट्रोल रजिस्टर की वो 1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली डेसिमल में 48 मैंने यहाँ पे जो है वो लोड कर दिया। उसके बाद जो है वो ये इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है जिसमें मैंने ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल किया है। फिर उसके बाद मैंने PIE रजिस्टर में मैंने इसका इंटरप्ट इनेबल कर दिया, टाइमर 1 का इंटरप्ट इनेबल कर दिया, और मैंने टाइमर 1 का इंटरप्ट फ्लैग जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है, बिट क्लियर PIR1 0। तो ये इस बिट 0 पे जो है इसका इंटरप्ट फ्लैग है। तो ये जो है PIE1 में बिट 0 पे जो है इसका टाइमर 1 का इंटरप्ट फ्लैग है, और टाइमर 1 का जो इंटरप्ट फ्लैग जो है वो PIR1 में है, और PIE1 में जो है वो टाइमर 1 का इनेबल है, इंटरप्ट इनेबल है। तो मैंने PIE1 की बिट 0 को सेट कर दी है। तो ये मैंने PIE1 की बिट 0 को सेट कर दिया है और फ्लैग को मैंने क्लियर कर दिया। मतलब जब काउंटर मैक्सिमम तक काउंट कर लेगा तो उसके बाद जो है वो वापस रोल बैक करेगा 0 पे, तो हमारा फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने एक सब रूटीन लिखी है टॉगल LED की। तो ये सिंपल
आपने खुद जो है इसको रीड आउट कर लेना है। ये सिंपल है। उसके बाद ये मैंने जो है टाइमर की जो है सब रूटीन लिखी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने जो टाइमर 1 को है वो स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था कि टाइमर 1 कंट्रोल T1 कंट्रोल में रजिस्टर में जो है वो एक बिट 0 जो है वो टाइमर 1 की ऑन ऑफ बिट है, मतलब टाइमर 1 को एनेबल या डिसेबल करने वाली बिट है। तो मैंने इसको टाइमर 1 को जो है वो ऑफ कर दिया, टाइमर 1 को ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है मैंने टाइमर 1 की जो ओवरफ्लो बिट है, वो जो इंटरप्ट फ्लैग था उसको मैंने क्लियर कर दिया। ओवरफ्लो इंटरप्ट फ्लैग था उसको मैंने क्लियर किया है, क्योंकि जब मैक्सिमम तक काउंट हो जाएगा तो उसके बाद फ्लैग हाई हो जाएगा, तो हमें दोबारा जो है उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने जो है वो जो आपको बताया था कि 62500 जो हमने काउंटर की वैल्यू निकाली थी, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके ये अपर बाइट जो है वो मैंने ये TMR1L में जो है वो लोड करवा दी है, और लोअर बाइट जो है मैंने TMR1H में लोड करवा दी है। ये हायर बाइट है और ये लोअर बाइट है। उसके बाद जो है मैंने टाइमर 1 को जो है ऑन कर दिया। अब जब ये वैल्यूज़ टाइमर में लोड हो गई हैं, अब मैंने टाइमर को ऑन कर दिया। अब टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइमर इस वैल्यू से आगे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। जब वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा तो वापस रोल बैक करेगा। अब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो जो हमारी मैंने फ्लैग जो है वो क्लियर किया था, वो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ पे बिट टेस्ट लगवा दिया है। जैसे ही वो सेट हो, ये स्किप हो जाएगी, टाइमर फिर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि टाइमर जो है वो 62500 काउंट्स कर चुका होगा, हमारा उतना टाइम डिले जनरेट हो चुका होगा, तो टाइमर वापस ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो है वो इंटरप्ट फ्लैग था वो मैंने दोबारा क्लियर कर दिया एंड पे, और मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब जहाँ पे ये सब रूटीन कॉल हुई होगी CPU वापस वहीं पे चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर वापस उस इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा और उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो रन करेगा। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। सबसे पहले मैंने हाफ अ सेकंड वाली डिले सब रूटीन को कॉल किया है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और हमारा हाफ सेकंड का जो है वो डिले जो है वो जनरेट होगा। उसके बाद हमारी जो LED है वो टॉगल करेगी, मतलब मैंने टॉगल LED वाली सब रूटीन जो है वो कॉल की है। फिर उसके बाद मैंने वापस अगेन पे चला गया हूँ, मतलब अगर LED ऑन होगी तो नेक्स्ट चक्कर में LED ऑफ हो जाएगी। तो ये आपने टॉगल LED वाली सब रूटीन खुद देख देनी है। ये बिल्कुल सिंपल है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, तो ये आपने खुद जो है वो देख लेनी है। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने पोर्ट B की बिट 0 पे जो है मैंने जो क्या किया है कि अगर लेट्स सपोज वो पोर्ट B की बिट 0 जो है वो अगर ऑन है तो क्या होगा कि यहाँ से ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। CPU यहाँ से बिट टेस्ट फाइल रजिस्टर स्किप इफ क्लियर, अगर तो वो क्लियर होगी, स्किप इफ क्लियर पोर्ट B अगर क्लियर होगी तो ये इसको इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। अगर क्लियर ऑफ होगी, मतलब अगर आपकी बिट जो है वो ऑफ है तो इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो स्किप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा और उस पोर्ट B की पिन 0 को सेट कर देगा। और अगर तो वो ऑन होगी तो इसको वो स्किप नहीं करेगा। अगर वो ऑन होगी तो ये क्योंकि बिट टेस्ट फाइल रजिस्टर स्किप करेगा जब क्लियर होगी, तो अगर वो ऑन होगी तो ये स्किप नहीं करेगा और यहाँ से वो इस जगह पे जंप कर जाएगा और यहाँ से पोर्ट B की पिन को क्लियर कर देगा। तो ये सिंपल सा कोड मैंने आपको बता दिया है टॉगल LED का। ये सब रूटीन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये एक आपकी एग्जांपल थी टाइमर 1 की। इसी तरह एक और एग्जांपल है टाइमर 0 के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बल्कि मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। बिल्ड सक्सीडेड, अब इसको मैं प्रोटीज में
तो ये जो है वो पोर्ट बी की पिन 0 पे जो है वो टाइम डिले जनरेट हो रहा है। ये आप देखिए तो ये ओरिजिन है यहाँ पे। ये मैं यहाँ से कर्सर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओरिजिन है, यहाँ पे 00 सेकंड है। तो ये आप देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट 500 मिली सेकेंड बन रहा है एक पल्स का। तो मतलब कि जो 500 मिली सेकेंड के लिए ऑन है और 500 मिली सेकेंड के लिए ऑफ है। तो 500 मिली सेकेंड बेसिकली 0.5 सेकेंड है। तो 0.5 सेकेंड के बाद जो है वो एलईडी को टॉगल कर रहा है। तो ये आपका टास्क फर्स्ट टास्क था। उसके बाद मैं आपको सेकंड जो है एक एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ टाइमर 1 की। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने टाइमर 0 जो है, टाइमर 0 जो आपका 8 बिट टाइमर है, उसका मैंने इंटरप्ट एनेबल की है। अब जैसे ही उसका जो है वो इंटरप्ट अकर करेगा टाइमर 0 का, मतलब उसकी मैक्सिमम काउंट्स कंप्लीट होंगी और उसका काउंटर जो है वो 00 पे रोल बैक करेगा। तो उसका इंटरप्ट एनेबल हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर है वो वापस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरप्ट सर्विस वेक्टर होता है 0x04 लोकेशन पे, वो पॉइंट करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ। तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाएगा और उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस मेन प्रोग्राम में आएगा। तो इसकी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसमें क्या हो रहा है कि मैं पोर्ट बी को जो है वो टॉगल करवा रहा हूँ। मेन प्रोग्राम में कुछ भी नहीं करवा रहा। मेन प्रोग्राम में बस आइडल खाली लूप है, खाली लूप चल रहा है। तो सिर्फ जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जिसमें पोर्ट बी टॉगल हो रहा है। तो जैसे ही टाइमर जो है वो अपना काउंट्स पूरी करेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो कॉल होगी, प्रोग्राम काउंटर वहाँ पे जाएगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और पोर्ट बी को टॉगल करवा देगा। तो ये देखें आप, ये टॉगलिंग हो रही है। आपने ये जो टाइम डिले है ये आपने खुद काउंट करना है, खुद एवेल्यूएट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड में क्या हो रहा है कि ये सिंपली आपने जो है वो डाटा शीट से देख के आपने देख लेना है। जो है इसकी लोकेशंस है, मेमोरी लोकेशंस है। उसके बाद जो है ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंटरप्ट सर्विस वेक्टर जो है उसकी मैंने लोकेशन लिखी है और उसको मैंने वहाँ पे मैंने जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की जो है वो एड्रेस जो है वो मैंने दे दिया। मतलब यहाँ से पीसी जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन में क्या हो रहा है कि मैं पोर्ट बी को कॉम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। तो पहले आप थोड़ा सेटिंग्स देख लें जो मेन प्रोग्राम है इसमें, कि मैंने पोर्ट बी को जो है वो एज एन आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने पोर्ट बी पे 00 मूव करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में मैंने इंटरप्ट इनेबल किया टाइमर 0 का और ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल कर दिया था। फर्स्ट बिट ग्लोबल इंटरप्ट, 7th बिट जो है वो ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल किया और ये जो 5th बिट है ये टाइमर 0 इंटरप्ट इनेबल किया है। तो ये आप यहाँ पे डाटा शीट पे देख लें। ये देखें ग्लोबल इंटरप्ट को मैंने इनेबल किया और टाइमर 0 का इंटरप्ट इनेबल कर दिया। इस तरह बिट 2 जो है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर की वो है इंटरप्ट टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग। तो जैसे ही टाइमर 0 जो है वो अपनी काउंट्स मुकम्मल कर लेगा तो इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन रजिस्टर है, यहाँ पे जो है वो टाइमर 0 का जो है वो प्री स्केलर आपने सेट करना है। मैंने इसका प्री स्केलर 128 सेट किया है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जितना आपको डिले चाहिए या जितने टाइम के बाद आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करना चाहते हैं आप वो खुद से सेट कर सकते हैं। आप जितना आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इतने टाइम के बाद जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करें, तो आप टाइमर के ज़रिए वो टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस उस काउंटर जो काउंटर है ना इसका टाइमर 0 का, उसमें एक स्पेसिफिक काउंट ऐड करना है और प्री स्केलर सेट करना है। तो अभी मैंने टाइमर 0 के टाइमर काउंटर रजिस्टर में मैंने TMR 0 में 00 जो है वो मूव करवा दिया। मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाली, तो मैंने सिंपली 00 जो है वो टाइमर 0 के रजिस्टर में मूव करवा दिया। बेसिकली इस एग्जांपल का मकसद जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन दिखाना है या टाइमर इंटरप्ट जो है वो आपको दिखाना है। तो इसमें मैंने 00 मूव करवा दिया। क्लियर F TMR 0 मीन्स 00 इन
TMR 0। उसके बाद जो है वो आप देखें कि ये जो मेन प्रोग्राम है इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, बस मेन गो टू मेन। अब नॉर्मली जब सर्विस रूटीन कॉल नहीं होगी तो CPU जो है वो इसी लूप में जो है वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही टाइमर 0 जो है, अब इसमें इस टाइमर 0 को कोई स्पेसिफिक इनेबल नहीं होता, जैसे टाइमर 1 का ऑन और ऑफ बिट थी। इसमें आप जैसे ही टाइमर 0 में आप वैल्यूज़ लोड करेंगे टाइमर 0 स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपने सेटिंग्स कर ली हैं, तो उसके बाद आप जैसे ही टाइमर 0 में वैल्यू इंसर्ट करेंगे या काउंटर रजिस्टर में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, टाइमर 0 जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका कोई इनेबल बिट नहीं होता। तो अब टाइमर 0 जो है वो 00 से काउंट करना स्टार्ट कर देगा और इसका जो प्री स्केलर है वो 128 है। आपने खुद काउंट निकालना है कि ये कितने मिली सेकेंड का डिले बनता है। तो ये 256 तक काउंट करेगा और फिर रोल बैक करेगा। तो जैसे ही रोल बैक करेगा टाइमर का जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल हो जाएगी। टाइमर की इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल हो जाएगी जिसमें जो है वो पोर्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब टॉगल हो रहा है। तो पोर्ट बी को मैंने टॉगल करवा दिया है। यहाँ पे आप देख लें बैंक सिलेक्ट, यहाँ से फिर मैंने क्या किया कि जो इंटरप्ट फ्लैग था उसको मैंने क्लियर करवा दी, क्योंकि इंटरप्ट फ्लैग हाई हो गया था। एक बार जब रोल बैक किया है टाइमर ने तो इंटरप्ट फ्लैग हाई हो गया था, उसको मैंने यहाँ से क्लियर करवा दिया। तो ये OTS सिमुलेशन आप देख लें इसकी, ये देखें पोर्ट बी जो है वो टॉगल कर रहा है। इसको मैं बिल्ड करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये आपकी जो आज की लैब थी या ये जो टाइमर्स वाली लैब थी इसकी एग्जांपल्स हैं।